क्लास 10th के बोर्ड अपीयर होने वाले विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामना के साथ आज हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं जिसमें यूनिट वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा। आपकी डिमांड के अनुसार कुछ ऐसे यूनिट भी है जो थ्योरम से रिलेटेड है, 11 यूनिट 12 यूनिट उस संबंधित भी हमें जो मैसेज मिले हैं, लेकिन फर्स्ट यूनिट से शुरू कर रहे हैं हम ताकि एक स्टेप टू स्टेप आगे बढ़े। आपके जो ये यूनिट प्रॉब्लम कर रहे हैं उन्हें हमें स्पेशल तरीके से तैयार करवाएंगे। आप कंटिन्यू में जुड़े रहिए। टारगेट ये है कि आपके एग्ज़ाम से बहुत टाइम पहले तक ये सारी चीज़ कवर कर दें, इसलिए आप यूनिट वाइज एक बार थोड़ा ध्यान दें। जब यूनिट 11 12 जो मोस्ट आपको प्रॉब्लम कर रही है उस तक आप अच्छे तरीके से एक रूटीन में आ जाए, और वो यूनिट हमारे थोड़े एंड में होंगे तो बोर्ड से कुछ दिनों पहले होने की वजह से अच्छे से तैयार भी आप उसको कवर कर सकते हैं। हमारे आज के जो टॉपिक में, आज के जो वीडियो में हमारे जो मुख्य टॉपिक रहेगा, एक तो यूनिट नंबर फर्स्ट है जिससे रिलेटेड सारे वीडियो मैं आपके सामने पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूं। ऐसे वीडियो हम इसके अपलोड कर चुके हैं वैदिक वीडियो से रिलेटेड। पेपर के अंदर वैदिक का जो टॉपिक है वो कितने मार्क्स का होगा उसका थोड़ा सा एक बार आपको एक्सप्लेनेशन कर दूं। 4 मार्क्स का ये यूनिट है जिसमें से आपके 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का आएगा और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा। फर्स्ट जो होगा वो वैदिक वीडियो से गुणा संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिस संबंधित वीडियो हम पहले ही आप तक पहुंचा चुके हैं। सेकेंड जो इक्वेशन सॉल्व करने रिलेटेड है, जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नहीं है लेकिन बेसिक में आपको ये बताया गया है, इसलिए इसमें 2 विधियाँ मैंने आपको सूत्र शून्य साम्य और एक परावर्ती योजित, दोनों शून्य साम्य वाली और एक परावर्ती योजित, दोनों के तरीके से टोटल क्वेश्चन आपको मैंने पहले ही सॉल्व करवा दिए हैं। उसके बाद डिवीज़न के 3 मेथड हैं, निखिलम मेथड से, परावर्तीय से और ध्वजांक से। इससे रिलेटेड भी वीडियो आप देख सकते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस संबंधित पूछा जा सकता है, और इनके अतिरिक्त अगर एक और क्वेश्चन बनता है वो घन संबंधित क्यूब निकालने का क्वेश्चन बनेगा, जिसमें आपको किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है निखिलम मेथड से। क्यूब का भी निखिलम मेथड है हमारे सिलेबस में, गुणा करने का भी है और एक स्क्वायर करने का भी रहेगा, साथ ही साथ भाग करने का भी है। तो निखिलम मेथड पर आप अच्छे से कमांड बनाएं। यूनिट वाइज आप तक क्वेश्चन पहुंचाने का ये पूरा टारगेट जो लिया है, आप इससे जुड़े रहें और कंटिन्यूशन में अपने ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1 से लेके आगे जो है कंटिन्यू में आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। इसी के कंटिन्यूशन में हमें आपके सामने जो अभी जब मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5, इसी कंटिन्यूशन का एक पार्ट है जो यूनिट नंबर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक पार्ट कह सकते हैं, जिसमें आपको 408 और 1032 का HCF फाइंड करना है विभाजन एल्गोरिथम मेथड से। इस टाइप के क्वेश्चन और भी हैं आपके सामने। तो विभाजन एल्गोरिथम से इसका HCF जो फाइंड किया जाता है वो किस तरह से किया जाएगा, इसका तरीका बहुत ही आसान है। आप दोनों में से जो छोटा नंबर है उसको बाहर रख के बड़े वाले में इसका भाग देना है। तो ये भाग आप देखिए, पहले तो हम पूरा देते हैं तो पहले 2 बार भाग चला जाता है। पीछे हमारे पास इस तरह से 216 आता है। जो हमारा यहाँ शेषफल होता है उस शेषफल का भाग उसी में देना है जिसका हमने पहले भाग दिया था, पहले डिवाइड किया था। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसका सिर्फ एक बार जाता है भाग, और यहाँ पे 192 पीछे रह जाता है। 216 के अंदर 192 का डिवाइड देंगे तो पीछे हमारे को 24 प्राप्त होगा, और ये 24 का डिवाइड 192 में पूरा चला जाता है, पूरा का पूरा 8 टाइम चला जाएगा। पीछे कुछ नहीं बचता है। लास्ट बार किसका भाग दिया हमने, 24 का। हमारा HCF 24 आ गया है। जिस संख्या का हम लास्ट में भाग देते हैं वही HCF होता है। फिर अब हम देखते हैं कि जैसे ये जो 24 हमारा HCF आया है, ये किस तरह से एक्सप्रेस किया है क्वेश्चन में। जो
ये HCF किसकी इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है 1032x माइनस 408 इंटू 5। HCF हमने प्राप्त कर लिया, 24 यहाँ पे पुट कर देना है, बाकी इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो 2040 आएगा। अब 2040 को अब माइनस है इस साइड लेके आते हैं तो प्लस का हो जाता है, 24 इसमें ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास नंबर जो आएगा 2064 1032 x के इक्वल हैं। और जब हम इसके अंदर 1032 का डिवाइड कर देते हैं तो x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो जाती है, 2 प्राप्त हो जाती है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में है सेकेंड यूनिट का, थोड़ा सा लास्ट में इस तरह से आपको ध्यान दे के करना है। HCF और LCM रिलेटेड एक फॉर्मूला भी है जो इसका सत्यापन करता है, उसका भी आपको प्रैक्टिस करनी है, बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो, और एल्गोरिथम को अच्छे तरीके से क्लियर करना है। विषय वाइज हमें एक क्वेश्चन और दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के प्रतिभागियों की संख्या दे रखी है 60, 84 और 108। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में है। आपको यहाँ पे पूछा है कि सभी प्रतिभागियों को एक फिक्स तरीके से बैठाने के बाद नंबर ऑफ रूम कितने चाहिए, हर रूम में नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है वो इक्वल होंगे और पर रूम में, जैसे हिंदी का कोई भी, अगर हमने हिंदी के लिए रूम सेलेक्ट किया है तो उसमें सिर्फ हिंदी के प्रतिभागी होंगे, अंग्रेजी के लिए रूम अलग रहेंगे, मैथ्स के लिए रूम अलग रहेंगे। तो हमें नंबर ऑफ रूम भी ज्ञात करना है और प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज कितने रूम की ज़रूरत पड़ेगी वो हमें ज्ञात करना है। उससे पहले हम इन तीनों का HCF फाइंड कर लेते हैं। जब भी हमें 2 से ज़्यादा नंबर दिए जाए, HCF यानी मसअप किस तरह से निकालना है, ये जो दिए नंबरों का अभाज्य गुणनखंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, बहुत ही आसान, आपको पता ही है इसका। और जब हम इनका HCF फाइंड कर लेते हैं तो एक हिंट के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि हमें पॉइंट मिल जाएगा कि नंबर ऑफ रूम किस तरह से होंगे और कितने होंगे। इसके लिए HCF देख लीजिए आपके सामने, इन तीनों नंबरों का जो कॉमन पार्ट है, देखिए 2 सब में है, सेकेंड ये भी 2 सब में है, उसके बाद देखिए 3 ये भी सब में आ रहा है कॉमन, यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 सब में नहीं है, और अगर ये 7 है तो 7 सिर्फ इसमें है, बाकी वाले 3 इसमें है। इस तरह से कॉमन जो पार्ट हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही हमारा HCF है 2, 2, 3, जो सब में है, सबका कॉमन पार्ट है, तो HCF हमें प्राप्त हो गया 12। अब आपको मैं 2 तरीके बताता हूँ। अगर आपको नंबर ऑफ रूम सेपरेट पूछा जाए, अलग अलग पूछे जाए, तो जैसे हिंदी के लिए जो रूम होंगे, हिंदी के लिए जो कमरे होंगे वो कितने होंगे, इसका तरीका है कि हिंदी के जितने भी प्रतिभागी हैं उनमें इनका जो हमने HCF निकाला है भाग दे देना है। तो 5 कमरों की आवश्यकता होगी हिंदी के लिए। इसी तरह से इंग्लिश के लिए नंबर ऑफ रूम कितने चाहिए, तो इंग्लिश में जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, उसके अंदर हम उसके HCF का डिवाइड देते हैं। और ऐसे कैसे गणित के लिए, मैथ्स के लिए जो कमरों की ज़रूरत पड़ेगी उसका भी हम इस तरह से देख लेते हैं कि 108 के अंदर 12 का डिवाइड देते हैं, 9 टाइम आता है। तो टोटल नंबर ऑफ रूम, जो कुल कमरों की ज़रूरत पड़ेगी हमें, कुल कितने कमरे चाहिए, इसके लिए हम तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे को टोटल जो है वो 21 रूम चाहिए, 21 कमरों की ज़रूरत पड़ेगी हमें। अगर आपको डायरेक्ट भी निकालना है कि इन तीनों के लिए कितने कमरों की आवश्यकता है, तो आप इन तीनों को ऐड करके HCF का डिवाइड भी दे सकते हैं। सेम इसी तरह से 21 कमरे ही आपका उत्तर होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ही अच्छे तरीके से इस पर प्रैक्टिस करनी है आपको।
अब हम देख रहे हैं कि एक और इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम इसको रिपीट किया जा सकता है, वो है अपरिमेय संबंधित इर्रेशनल प्रूव करने वाला, जिसमें हमें कोई भी वैल्यू स्क्वायर रूट में दी जाएगी। स्पेशली आप देखेंगे √2, √3, √5, √7 इस तरह के नंबर होंगे जो किसी का स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे √4 जो होता है आपको पता है कि 2 का स्क्वायर होता है, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं जो कि P/Q के फॉर्म में होता है, और जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं वो परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर होता है, 4 रेशनल नंबर है। ठीक है, अब ये जो 4 मैंने आपके सामने लिखे ये इरेशनल है, इसको हमें प्रूव करना है एक प्रोसेस से। तो देखिए किस तरह से इसको प्रूव करते हैं हम। जिस नंबर को आपको गिवन यानी दो दे रखा है उससे आपको देखो शुरुआत में A/B के इक्वल मानना है। अभी जस्ट मैंने बोला जिसको हम अपॉन में यानी P/Q या A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो वैसे रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होता है। इसका मतलब हमें इसको शुरुआत में परिमेय समझ के सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए A/B हमने माना, और ये A और B यहाँ पे किस तरह से होना चाहिए, यहाँ A तथा B परस्पर यानी कि आपस में सहअभाज्य, एक वर्ड है ये सहअभाज्य, जिसको कहते हैं को प्राइम नंबर होंगे। ये सहअभाज्य संख्या है। अब आप ये जान लें कि सहअभाज्य क्या होता है, ऐसी संख्या जिनका HCF सिर्फ 1 हो, जिसका मसप 1 हो, वो संख्या क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे A और B सहअभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि A तथा B में 1 के अलावा, ये जो 1 है, 1 के अलावा, इस 1 के अलावा कोई भी अन्य यानी दूसरा अदर गुणनखंड नहीं है। ये मतलब होता है सहअभाज्य का, यानी कि गुणनखंड 1 है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए A को इस तरह से लिखते हैं, B इसके √3 के इंटू में जाने के बाद A = √3B। अब हम दोनों तरफ वर्क करते हैं, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर करने पे देखिए A स्क्वायर √3 का स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, B स्क्वायर। इसका मतलब जो ये A स्क्वायर आया है, इसके 2 गुणनखंड हैं, 2 टुकड़े हैं, एक तो 3 है और एक ये B स्क्वायर है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो 3 है A स्क्वायर का फैक्टर है, गुणनखंड है। तब 3A का भी गुणनखंड होगा। जब 3A का गुणनखंड है तो हम A को 3C लिखेंगे। यहाँ पे देखिए जो 3 है इस A का गुणनखंड है, और यहाँ अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इस तरह से प्राप्त होगा। और इस A स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ से रखें, 3B स्क्वायर यहाँ पुट कर लेते हैं, तो B स्क्वायर की वैल्यू अपने पास इस तरह से प्राप्त हो जाएगी, B स्क्वायर = 3C स्क्वायर। यानी ये जो 3 है अब किसका गुणनखंड आ गया है, B का। अब क्या कह सकते हैं हम कि जो 3 है वो B स्क्वायर का गुणनखंड है। तो 3B का भी तो गुणनखंड होगा, 3 जो है वो B का भी गुणनखंड होगा। अब इस सेंटेंस को अगर वापस रीड करें तो हम ये पाते हैं कि 3A और B दोनों का गुणनखंड है, A और B दोनों का गुणनखंड है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये लिख देंगे कि 3 जो है
वो ए तथा बी, 3a तथा b दोनों का सार्वगुणनखंड है। सार्वगुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर है। और जबकि हमने शुरुआत में क्या लिखा था कि a और b का एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होगा, और हम यहाँ कह रहे हैं कि 3a और b दोनों का गुणनखंड है। इसका मतलब हमने जो शुरुआत में जो माना था, ये हमारी जो परिकल्पना थी, ये परिकल्पना हमारी गलत सिद्ध हो गई। क्या परिकल्पना थी कि हमने a/b√3 के इक्वल लिखा, इसका मतलब हमने इसको परिमेय माना था, जो कि गलत था। इसका मतलब क्या हो गया, ये √3 कैसा है, अपरिमेय। ये लाइन आपको लास्ट में लिखनी है कि हमारी परिकल्पना गलत है, इस वजह से ये अपरिमेय होगा। इस टाइप के कुछ और क्वेश्चन है जिसमें इस थ्योरम का इस्तेमाल करना है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन √p और √q के रूप में भी दे रखा है, उसको भी आप इसी तरह से प्रैक्टिस करें। कुछ एग्जाम्पल भी हैं, बाकायदा उसको विथ मेथड अच्छे से कवर करें। अब मैंने आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है। उस क्वेश्चन ने आपको, ये जो क्वेश्चन है वैसे तो ये विविध का है, इसमें पूछा है कि जो गिवन आपको दिया है ये परिमेय है या नहीं है, ये हमें जांच करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो नंबर हमारे पास रूट में है, स्क्वायर रूट में है, उसका फैक्टर करना है, उसका हमें फैक्टर करना है। जैसे ये देखो 45 है, फैक्टर करेंगे, 20 है तो फैक्टर करेंगे। कितनी बार फैक्टर हो जाता है इसका, बहुत ही सिंपल है ये तो फैक्टर इसका। तो हम ये पाते हैं, ये देखते हैं कि जो 2√45 प्लस 3√20 जो था, उसके फैक्टर होने के बाद हम इस तरह से लिखेंगे 2√45 को लिखना आपको 3 × 3 × 5, और 3 ये एज इट रहेगा, और इसको लिखना 2 × 2 × 5 अपॉन में 2√5 है। इस 5 का फैक्टर नहीं करना है क्योंकि 5 जो है, 5 जो है अभाज्य संख्या है। इन 3 में से एक 3 बाहर आ जाता है, लेकिन 5 अपना जोड़ा पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए 5 अंदर ही रहेगा। इनमें से 2 बाहर आ गया, ये 5 अंदर रहेगा, ये 2√5 एज इट ही रहेगा। यहाँ देखिए 6√5 हो गए यहाँ पे, और ये भी 6√5 हो गए। तो जब 6√5 के अंदर 6√5 हम जोड़ लेते हैं, दोनों एक टाइप के हैं, तो ये 12√5 हो जाते हैं। और बट्टा में आपके अपॉन में जो है 2√5 है, तो √5 से √5 कैंसिल आउट होके फिर 6 आ जाता है, और 6/1 लिख सकते हैं, जो कि परिमेय है। रूट के अंदर होने की वजह से हमें लग रहा है ये अपरिमेय है, लेकिन ये वास्तव में कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल संबंधित जो प्रूफ वाला क्वेश्चन है वो जनरली आपको पूछा जा सकता है। इसका आप अच्छे से अभ्यास करें, एग्जाम्पल और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, लैंग्वेज को अच्छे से कवरअप करें, ताकि आप इस क्वेश्चन को अटेंड कर पाएँ और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। अब मैं आपके सामने एक विविध एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिसमें हमें एक नंबर दे रखा है 2053, और दूसरा जो नंबर है 967। हमें यह पूछा है कि ऐसा बड़े से बड़ा नंबर ज्ञात कीजिए जिसका इन दोनों नंबरों में भाग दे दें, तो एक एक करके क्रमशः, जो आपको मैंने या माइनस के रूप में लिखा है -5 और -7, यानी कि 5 और 7 शेष फल के रूप में प्राप्त हो जाए, रिमाइंडर प्राप्त हो जाए। फर्स्ट नंबर हमारे पास ये 2053 है, जिसमें से हम 5 माइनस करेंगे क्योंकि शेष फल हमें 5 दे रखा है। और सेकंड नंबर 967 है, 967 में से हम क्या माइनस करेंगे, 7 माइनस करेंगे। अब जो हमें ये दो नंबर प्राप्त हुआ है, इन दोनों नंबरों का हमें देखो एक वर्ड लिखा है क्वेश्चन में, बड़े से बड़ा या लार्जेस्ट। जब भी ये लार्जेस्ट, बड़े से बड़े की जिक्र किया जाए, हमेशा क्या ज्ञात करना है, मसप ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इन दोनों का एचसीएफ हम फाइंड कर लेते हैं, गुणनखंड विधि से ही करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से ही करते हैं।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही चुके हैं। ये मेथड भी आपको अच्छे से कवर अप होना चाहिए, जिसमें हम फाइंड करेंगे ऐसा नंबर। देखिए बहुत ही इजीली आप इसको प्रैक्टिस में ले सकते हैं। बड़े से बड़ा नंबर जो यहाँ पे बड़े फैक्टराइजेशन के बाद प्राप्त होगा, इस तरह से हमें इसका फैक्टर करते जाना है और लास्ट में जो हमें प्राप्त हो जाएगा जो नंबर, इसका फॉर्म पूरा। फिर हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। तो इसको फैक्टराइज करते करते हमें एक और नंबर प्राप्त होगा जो कि बड़ी लंबी प्रक्रिया के बाद आंसर आ रहा है हमारे पास। थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन फैक्टराइजेशन करते रहना है। जो कॉमन पार्ट आया देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 आ गया। तो यहाँ से भी हम 6 टाइम 2 लेके एचसीएफ निकाल लेते हैं। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 2 जा 8 8 का डबल 16 32 64, यानी 64 एक ऐसा नंबर है। उस नंबर का अगर हम इन दोनों नंबरों में भाग दें तो पहली बार हमें 5 शेषफल प्राप्त होगा, 5 रिमाइंडर मिलेगा, दूसरी बार 7 मिलेगा। इसका फैक्टराइज पूरा अच्छे तरीके से करना आप, और आंसर हमारा 64। एक और क्वेश्चन आपके सामने है 17, इसी मिसकेलनेस का विविध का है, जिसमें आपको एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ गिवन है और इन दोनों के फर्स्ट नंबर गिवन है। हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो एक रिलेशन होता है, उनमें संबंध होता है। फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं, इनटू कराते हैं, उसके बाद अगर हम एचसीएफ का भाग दे देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है एलसीएम। ये आपस में संबंध होता है। इस संबंध को सिद्ध करना, सत्यापित करना, या इनमें से एलसीएम या एचसीएफ या कोई भी नंबर ज्ञात करना, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट किया जा सकता है। एक यूनिट और भी है हमारा, जिसमें जो बहुपद हैं और उनके जो एचसीएफ और एलसीएम इस तरह से ज्ञात करने का भी है। वहाँ पे भी यही रिलेशन काम आएगा, फॉर्मूला यही काम आएगा। फर्स्ट नंबर मैंने आपके सामने देखो 306 × 5 657, इसमें हमें 9 का भाग देना है। और 9 का भाग देखिए आप आराम से इसमें चला जाता है। हमारे को यहाँ पे 9 का भाग प्राप्त हो जाएगा 73 टाइम्स। 73 को आप मल्टीप्लाई करा देना 306 से, जिससे हमें इनका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ही हमारा क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। और 73 6 आपको मल्टीप्लाई करके देख लेना है। इजीली हम इसको कवर अप करके आंसर निकाल लेते हैं। ये मल्टीप्लाई हो गया 22338, एलसीएम आ गया हमारा। अब हम इसके कुछ और क्वेश्चन को भी डिस्कस कर रहे हैं जो मिसकेलनेस की है। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा रहा हूँ, 18 क्वेश्चन, जो इस तरह से रहेगा आपके सामने। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि एक आयताकार बरामदा दे रखा है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई हमें गिवन है। और इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि इस में जितनी टाइलें लगाई जा सकती हैं, उन टाइलों की संख्या और एक तरह से उनकी साइज़ दोनों आपको ज्ञात करनी है। तो जो साइज़ की बात की जा रही है, तो किस साइज़ की होगी? पहली बात तो ये क्वेश्चन में हमें गिवन है कि वर्गाकार रूप में है टाइलें। जो टाइलें हमें फाइंड करनी है, उनकी एक तो संख्या पूछा है, टाइलों की संख्या, और दूसरा है कि ये कितनी साइज़ में होगी, यानी कि इनकी लेंथ और ब्रेथ कितनी होगी।
वैसे इनका आकार दे रखा है वर्गाकार, स्क्वायर फॉर्म में है ये टाइल्स। तो इसके लिए क्या करते हैं, इन दोनों नंबर का एस शेप निकालते हैं। बड़ा इजीली तरीका रहेगा एस शेप निकालने का। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नियम से हम इसका एस शेप निकालते हैं, जिससे हम बहुत ही जल्द अपने उत्तर तक पहुंच जाते हैं। इस तरह से हम प्रोसेसली डिवाइड देते देते अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे जो नंबर हमारे को प्राप्त होगा वो नंबर हमें एक एच शेप के फॉर्म में प्राप्त होगा, जिसमें आप देखिए कि 216 जहाँ मैं अब डबल कर रहा हूँ इसका, तो 432 सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे तो 120, फिर से डिवाइड यहाँ पे दे रहे हैं तो 120 में डिवाइड चला जाएगा आपके 96 टाइम। उसके बाद फिर 96 का डिवाइड 120 में दे रहे हैं, 96 का डिवाइड 120 में 1 टाइम 24 बच गया, और ये 24 पूरा डिवाइड चला जाता है 24 का 96 में। एस शेप हमें जो प्राप्त हुआ है वो 24 प्राप्त हुआ है, यानी कि टाइल जो होगी वो स्क्वायर शेप की होगी, वर्गाकार होगी, उसकी साइज हमें 24 के रूप में मिलेगी। अब मैं नंबर ऑफ टाइल पूछा है, तो टाइलों की संख्या का एक बहुत ही सिंपल तरीका देखिए। टाइलों की संख्या, नंबर ऑफ टाइल्स, जो रूम का जो एरिया है, कमरे का जो या वरांदे का जो यहाँ पे वरांदा है, तो इसका जो एरिया है यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई, उसके अंदर हम इस टाइल का जो आकार आया है, जो भुजा आई है, साइड इंटू साइड का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हमें देखिए नंबर जो है उनमें हम साइड ये 24 सेंटीमीटर ही है, तो इसका हम डिवाइड करके इसका जो आंसर है आप बड़े अच्छे तरीके से कैलकुलेट करके प्राप्त कर सकते हैं। कैलकुलेशन इसकी करके हम प्राप्त कर लेते हैं आराम से। जो 4290 नंबर ऑफ टाइल है, ये टाइलों की संख्या है। आप इसमें कैलकुलेट करेंगे ना 24 का डिवाइड इसमें, तो आपके 78 टाइम, और ये 24 का डिवाइड जब आप करेंगे 55 टाइम, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से हमें ये प्राप्त हो जाएगा टाइलों की संख्या। इस वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर के तो बेसिक जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ उनके जो मार्क्स है, वो डिस्कस किया है। वीडियो जो है फर्स्ट यूनिट संबंधित आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सेकेंड यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसके अलावा आपकी कोई समस्या रह जाए सेकेंड यूनिट रिलेटेड, वो आप कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो हम यूनिट 3 से आगे कंटिन्यू करेंगे, और एक बार फिर उन बच्चों के लिए जिनको 11-12 यूनिट में प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए स्पेशल वीडियो तैयार किया जा रहा है, तो जो कि आपकी समस्या को एकदम क्लियर समाप्त कर लेगा, आपको अच्छे से बोर्ड की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। तो आप तब तक बने रहिए और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते रहिए। जय हिंद।